Good morning, students. Welcome to this virtual class. Today we will discuss about momentum. We have already discussed about balance force, inertia, types of inertia, and then some examples of inertia. Today we will discuss about momentum. Momentum क्या होता है? तो definition आपके पास momentum की है quantity of motion possessed by a body. Quantity of motion possessed by a body means जब एक body motion में होती है तो वो एक quantity acquire कर लेती है and that quantity is known as momentum. एंड विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसीलिए मोमेंटम की एक डेफिनेशन और बनती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बहुत सारे बच्चे ये डेफिनेशन लिखते हैं, तो आपको समझना चाहिए ये जो डेफिनेशन आपके पास है मैथमेटिकली है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो वो आपके पास है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन, यू कैन से, और डेफिनेशन मैथमेटिकली टर्म है आपके पास ये। तो जैसे यहां से आपको क्लियर हो गया मोमेंटम किसके इक्वल होता है। मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि सब्सटेंस का जो उसका मास है और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। और यहाँ पर अगर आपको समझ में आए चीज आ गई होगी कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है मींस उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो जब हम मास और वेलोसिटी को वेलोसिटी यानी कि जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। देन इन दैट केस मोमेंटम इज इक्वल टू बी जीरो, मोमेंटम इज सेड टू बी जीरो। ठीक है, तो आपको यहां से ये बात भी क्लियर हो गई कि मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला। जब एक फॉर्मूला आपके पास है तब आपके पास उसकी एसआई यूनिट भी जरूर होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम किसी भी सब्सटेंस की एसआई यूनिट उसके फॉर्मूले से ड्राइव की जाती है। तो यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। तो m स्टैंड्स फॉर मास, मास की एसआई यूनिट आपको पता है क्या होती है, केजी। v वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करने के बाद आपके पास टर्म बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास है मोमेंटम इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर मोमेंटम जो आपके पास है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि इस क्वांटिटी के दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर वन मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो मींस मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आपके पास बन सकता है, एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंटम, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स। तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो फॉर्मूले से ही क्लियर होता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। मींस मोमेंटम मास से रिलेट करता है और वेलोसिटी से रिलेट करता है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो मास है मीन सपोज करो यहां पर हम वेलोसिटी को कैंसिल कर दें या वेलोसिटी की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। ठीक है, तो यहां से इस तरह से ये बन गया। अब इस केस में आपको पता है इफ मास इंक्रीजेस यानी कि इफ राइट पार्ट इंक्रीजेस देन लेफ्ट पार्ट आल्सो इंक्रीजेस, इफ राइट पार्ट डिक्रीजेस लेफ्ट पार्ट आल्सो डिक्रीजेस। तो यहां पर मास अगर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, ये बात भी आपको नोट करनी है। और जब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तब हम लिखेंगे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity. If velocity increases, momentum increases. Oh, ये गलत हो गया, यहां से इसको सही करें। If velocity increases, momentum increases. If velocity decreases, momentum decreases. तो यहां से आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आएगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक या कंटेंट वाइज ये याद रखना है कि मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम वेलोसिटीज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले से हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ, ठीक है, ऑफ मोमेंटम एंड मास, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट ऑन वाई एक्सिस, मास ऑन एक्स एक्सिस,
आपको पता है यहाँ पर मास इंक्रीज वैल्यू को दिखा रहा है, यहाँ पर मोमेंटम वैल्यू को इंक्रीज हो रही है। तो जो ग्राफ है मोमेंटम और मास में वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। उसी तरह से वेलोसिटी में भी स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइंड स्लोप। क्लियर हुई आपको बात ही? ठीक है, तो आपके पास मोमेंटम की डेफिनेशन आ सकती है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है वो आपसे पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंटम एंड देयर ग्राफ। इसके बाद अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं तो लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, लास्ट में आपके पास बच जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। तो यहां पर मैं आपके पास सिर्फ, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल का एग्जांपल ले रहा हूं। आप अपनी बुक में से और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए फुटबॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम ऑफ द फुटबॉल। तो यहां पर आपको इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है उसे निकालना है। तो गिवन पार्ट आप यहां पे लिखोगे, तो गिवन पार्ट में आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है मास, मास इज 200 ग्राम। ओके, सेकेंड नंबर पे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ लिया मोमेंटम, फाइंड मोमेंटम। तो आप यहां पे लिखोगे मोमेंटम, और आपको ये फाइंड आउट करना है, इसलिए यहां पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास ये गिवन क्वांटिटी है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तब आपको क्या करना होता है, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये देखना है कि आपस में रिलेट कैसे करते हैं। अब आपको पता है इनका रिलेशनशिप क्या है, इनका रिलेशनशिप है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता लग गया है। अब बस आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और इसका आंसर सॉल्व करना है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो ये है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले या वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करने से पहले आपने ये देखना होता है कि जितना भी गिवन पार्ट है वो सारा एक ही सिस्टम के अंदर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मास आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो ये आपके पास सीजीएस में है, और वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये आपके पास एसआई में है। यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमें दी हुई है ये एक ही सिस्टम के अंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक ही सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे बेटर ये रहता है कि हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी क्वांटिटी सिस्टम को एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मास को विच इज 200 ग्राम, इसे हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब एसआई में मास की यूनिट क्या होती है, केजी, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, विच इज इक्वल टू 0.2 केजी। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास मास भी एसआई में है और वेलोसिटी भी एसआई में है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। मास की वैल्यू 0.2, वेलोसिटी की 30, यहां से ये पॉइंट हट जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, इसके बाकी के एग्जांपल आप खुद करोगे, अपने आप करोगे। ठीक है, बहुत इजी है। मास वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जस्ट आपको ये देखना है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम सिस्टम में है या नहीं, ईदर इन एसआई और इन सीजीएस। अगर यहाँ पर ये सीजीएस में होता तब भी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन कभी भी दो सिस्टम की डायरेक्ट कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है, वहां पर वो क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस के अंदर गलत हो जाता है। कुछ एक केसेस के अंदर सही भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर वो गलत होता है। तो ये था सारा का सारा आपके पास मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में इससे ज्यादा आपके पास नहीं आएगा, आपने इसे पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपको इसको लिखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए हम अपने इस वर्चुअल क्लास के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वर्चुअल क्लास का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दिखा देता हूं, फिर आपको इसकी थ्योरी यानी कि एक टॉपिक कैसे बना होगा वो आपको समझा देता हूं, और इसके अंदर आपकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन। वो डेरिवेशन आपको करवाऊंगा, और उस डेरिवेशन से रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और बाकी के न्यूमेरिकल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्चुअल क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें करनी है इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied external unbalanced force। तो यहां पर आपके पास ये डेफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, आप इसे कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, और ये सभी बुक्स में अवेलेबल भी, आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर है? अब बारी आती है ये पॉइंट बना कैसे होगा। ध्यान से सुनो, न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ ऑलरेडी दे दिया था, पहले नंबर पे दिया था, तभी उसको फर्स्ट लॉ बोला होगा ना। तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ पहले ही दे दिया था, और उस लॉ में उसने क्या बताया, उस लॉ में उसने बताया इनर्शिया के बारे में, और हमें ये बताया एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest until an external unbalance force applied on it। ठीक है, तो ये मतलब था न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। क्लियर है बात? ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट का मतलब। अब यहां से समझ में क्या आता है, ध्यान से देखो आप, कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझो, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जरूर होगा। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्ट है, कोई भी चीज है, वो अगर अपनी चेंज को शो कर रहा है, अपनी स्टेट के चेंज को शो कर रहा है, मींस सपोज करो रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, इसका मतलब क्या है, फोर्स अप्लाई हुई होगी। सपोज करो इनिशियली मोशन में था लेकिन कम स्पीड के साथ था, फिर हमने फोर्स लगाई, स्पीड इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है, फोर्स लगी है वहां पर। मींस जब भी चेंज होगा तो चेंज इन वेलोसिटी जरूर होगा, और वो कुछ टाइम के लिए होगा। वो किसके लिए होगा, वो कुछ टाइम के लिए होगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है आपका एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां से इस पूरी कहानी को बार बार रिपीट करते हुए न्यूटन्स के दिमाग में आया होगा कि देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और उसी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करा अपनी रिसर्च से न्यूटन्स ने, और एक डेरिवेशन हमें दिया है। तो हमारा टारगेट है कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन में एक रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है, और वो विद द हेल्प ऑफ ए डेरिवेशन, यानी विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मुलेशन, कुछ मैथमेटिक पार्ट करके हमें वो सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दूं कि इनके बीच में, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फोर्स इज इक्वल टू ma, मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आ गई है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, हम क्या करेंगे, इसे ड्राइव करके देखेंगे कि ये होता भी है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी एक डेरिवेशन, और डेरिवेशन करने के लिए आपको एक सिस्टम को समझना पड़ता है, यानी कि आपको एक कंडीशन, एक सिचुएशन को समझना पड़ता है। अब हम उस सिचुएशन को बनाने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो जाएं, हमें डेरिवेशन करनी है यहां पर। और डेरिवेशन किसकी करनी है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की करनी है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ड्राइव एफ इज इक्वल टू एम ए, या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा ड्राइव मैथमेटिकली रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोनों तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपने वही करना है जो मैं अभी आपको यहां पर करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी। वो सिचुएशन आपके पास क्या है, ये है आपके पास एक ग्राउंड यानी कि एक सरफेस हम ले रहे हैं, इस सरफेस पर हम मानेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट
हैविंग मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं इसके, क्या लिखना है हमने, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m या हैविंग मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। क्लियर है आप सभी को? ओके, ब्लू मार्कर थोड़ा कम दिख रहा है इसलिए ब्लैक मार्कर से ही लिखते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, लेट ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F एक्सटर्नल होगी ये और अनबैलेंस होगी, ये बात आपने मान के चलना है। यहां पे लिख लेते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड applied on the object so that final velocity become v with in time t। हम ये मान लेते हैं, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट है इसका। मीन्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास था m, इनिशियली वेलोसिटी u है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी कैपिटल F और ये ऑब्जेक्ट अब v वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया है और जो टाइम लगा है वो लगा है टाइम t। टाइम क्या लगा है, t। इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, विजिबल है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैथमेटिक पार्ट्स को अप्लाई करना है। मैथमेटिक पार्ट्स को अप्लाई करने पर आपका जो रिजल्ट है, यानी हमारा जो रिजल्ट है F इज इक्वल टू m में, वो आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में हम लिखते हैं लेट हेयर इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे pi से, विच कम्स आउट टू बी mu, विच कम्स आउट बी mu। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम आपके पास होगा pf इज इक्वल टू mv। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मोमेंटम अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इनिशियल मोमेंटम मींस यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मास है वो चेंज नहीं होता, ये आपको पता ही है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है। इनिशियली केस में u है, फाइनल केस में v है। तो इनिशियल मोमेंटम बन गया आपका mu और फाइनल मोमेंटम बन गया आपका mv। अब हम लिखेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास बनेगा p फाइनल माइनस p इनिशियल विच इज इक्वल टू mv माइनस mu, विच कम्स आउट टू बी, m कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, v माइनस u, m इंटू v माइनस u। क्लियर है यहां तक? अब हम लिखेंगे यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा आपका, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t, विच इज इक्वल टू m v माइनस u बाय t, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई गड़बड़ करी आपकी पूरी डेरिवेशन गलत हो जाएगी। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, ये वाला सारा पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम, इस तरह से एम ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन जाएगा आपका। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद बिल्कुल सिंपल पार्ट आपके पास है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। हम क्या करेंगे, आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कौन इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फैक्टर को ऐड करेंगे। उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है, v माइनस यू बाई टी, क्या आपके पास a, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma,
F is directly proportional to ma because we know that V minus U by T is equal to A is equal टू A, ये हमें पता होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये हमारा पार्ट ये बन गया F is directly proportional to MA। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं ऊपर वाला पार्ट रब करने वाला हूँ या पूरा ही रब करने वाला हूँ, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA को चेंज करूंगा, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करूंगा इज इक्वल टू में, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे मैं चेंज करूंगा इज इक्वल टू में। और इज इक्वल टू में करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फैक्टर को ऐड करना पड़ता है और इन्वॉल्व करना पड़ता है। ऐड का मतलब प्लस मत लगा लेना, यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ता है और इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल नैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसे बोला जाता है। और इसकी वैल्यू अपनी कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1 मान लेते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1 और हमारा रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा F इज इक्वल टू MA में। हेंस प्रूव्ड, मैथ में लिखते हैं ना हेंस प्रूव्ड, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन या फिर ये डेरिवेशन प्रूव हो गई है। F इज इक्वल टू MA। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये थी आपके पास डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास 2 टाइप से आ सकता है। फर्स्ट सीधा आएगा स्ट्रेट ड्राइव F इज इक्वल टू MA, और सेकंड आपके पास आएगा ड्राइव मैथमेटिकली रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां तक हमारा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इस पार्ट को पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, यानी कि आज एक ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपने बाकी के न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले थे, बेसिकली हमारे पास 3 ही फॉर्मूले थे। A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहां पर हमारे पास इन 3 फॉर्मूले के साथ एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, दैट इज F इज इक्वल टू MA। क्लियर है? तो ये आपने 4 फॉर्मूले हमेशा हमेशा याद रखने हैं, आप कभी भी इनको भूल नहीं सकते। इसके साथ और फॉर्मूले भी हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस इनसे थोड़ी सी कम है, बिल्कुल 1% कम है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ये वाले फॉर्मूले कभी भी नहीं भूल सकते। तो चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, और इससे रिलेटेड बाकी के न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास 200 gram, a ball of mass 200 gram moving with velocity of 90 kilometer per hour is stopped by a fielder in 0.5 second. In 0.5 second, calculate the force exerted by the fielder. सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप सभी ने समझ लिया तो इससे रिलेटेड बाकी जितने भी पार्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट में हमारे पास है मास 200 ग्राम। इसे एसआई में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन सारा एसआई में जाने वाला है। तो 0.2 kg। वेलोसिटी, यहां पर आपने वेलोसिटी के कंसेप्ट में ये समझना है कि यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बॉल मूव कर रही है, ball is moving with this low velocity and then it is stopped, then the ball is stopped by the fielder। तो
तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये वेलोसिटी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय u। तो u आपके पास है 90 किलोमीटर पर आवर, हम इसे फिर से SI में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 और आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास हमारे पास है u, हमारे पास है v, फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि वो रुक गई है, बॉल को रोक दिया गया है बाय द फील्डर, तो v इज इक्वल टू 0। और टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। टाइम हमारे पास SI में ही है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड फोर्स, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो मास हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास a डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाय टी से। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। v की वैल्यू कितनी है? 0 है। u की वैल्यू कितनी है? 25 है। टाइम की वैल्यू हमारे पास है 0.5 सेकंड। तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर हो जाएगा 0 माइनस 25 माइनस 25। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बच्चे भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रखते और इस वजह से उनका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को बड़े ध्यान से सोल्व करना है। 0 माइनस 25 है, तो ये 25 नहीं होगा। 25 माइनस 0 25 होता है, लेकिन 0 माइनस 25 माइनस 25 होता है, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा इस पॉइंट के साथ, यानी कि 10 10 लगाओगे, काट दोगे आप उसे। तो यहां पर एक हट जाएगा 5 के साथ, और 2 इंटू 5 माइनस 10 न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हमारे पास यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया? द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्डर इज माइनस 10 न्यूटन। जो फोर्स है जो फील्डर अप्लाई कर रहा है वो माइनस 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब ये है, फोर्स अप्लाइड बाय फील्डर इज 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड वाइज 10 न्यूटन है, लेकिन क्योंकि वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन मीन जो बॉल का मोशन था, देखो बॉल ऐसे आई होगी ना, ये बॉल है, बॉल ये ऐसे आई होगी, यहां पर खड़ा है ये फील्डर, इसने इसको रोका होगा। इसको रोकने का मतलब क्या है? इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगाई होगी। क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, इसीलिए नेगेटिव साइन आएगा। फोर्स जो अप्लाइड है, अप्लाइड बाय द फील्डर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया है। मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स अप्लाई की गई है वो 10 न्यूटन ही है। ओके, क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आज हमने डिस्कस किया है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया है, मोमेंटम की डेफिनेशन, फॉर्मूला, SI यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी है, ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस किए थे। और हमने डिस्कस किया है आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसकी हमने डेरिवेशन की है, और डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल किया है। अब यहाँ पर आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आप इन फॉर्मूले से रिलेटेड, वैसे मैक्सिमम फॉर्मूले, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले से हो जाएंगे आपके, तो आपने जितने हो सके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप में एक कैपेबिलिटी लेके आनी है, या फिर अपने आप को कि अपने आप को इस लायक बनाना है कि आपको खुद लगे कि मुझे ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो वर्चुअल क्लास खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।